अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है एसक्यूएल को सेटअप करेंगे। और एसक्यूएल का सेटअप करने के लिए आप लोगों को एसक्यूएल की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे सर्च कर लेना माई एसक्यूएल। और मैं बता दूं कि पहले ये माई एसक्यूएल है क्या और एसक्यूएल क्या है। तो सबसे पहले मैं एक नेटपैड ओपन कर लेता हूँ। और एसक्यूएल हमारे पास इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड सलाम लैंग्वेज। अच्छा, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ काम करना है। और डेटाबेस जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो माई होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है एसक्यूएल और एक है माई। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एसक्यूएल जो है हमारे पास एक ज़बान है। एसक्यूएल क्या है? हमारे पास एक ज़बान है। और ये ज़बान किस चीज़ की है? एसक्यूएल ज़बान जो है माई से बात करने के लिए। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। माई हमारा डेटाबेस है और एसक्यूएल हमारे पास एक ज़बान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पाइथन करते हैं, पाइथन हम लोग सेटअप करते हैं, पाइथन डाउनलोड करते हैं। इसे किस लिए करते हैं? कंप्यूटर से बात करने के लिए। इस तरह से हमारे पास जो है माई से अगर बात करनी है तो आपको सीखनी पड़ेगी एसक्यूएल। और एसक्यूएल आप लोग सीख चुके हो पहले ही। तो ये अभी आता हुआ तो रिव्यू भी कर लेंगे आप लोगों से। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास माई ही हम क्यों चूज़ कर रहे हैं? माई के अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेस हैं, जैसे कि माई हो गया, इसके अलावा पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल हो गया, इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर हो गया, ठीक है। और इसकी जगह पे ओरेकल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस वो है जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। मतलब जैसे कि आप लोग वेबसाइट पे आके फॉर्म को लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारे पास जो है डेटा स्टोर हो रहा होता है, वो सारा डेटाबेस पर होता है। हमारा इसमें काम क्या है? हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास रियल में जो डेटा आएगा वो माई के ज़रिए ही आ रहा होगा। मतलब आपके पास जो डेटा होगा बहुत सारा, वो हमेशा माई के ज़रिए ही आ रहा होगा। माई भी हो सकता है, वो पोस्ट ग्रेस भी हो सकता है, मोंगोडीबी भी हो सकता है, मल्टीपल बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं वो। तो हम यहाँ पर एसक्यूएल इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम डेटाबेस से डेटा के साथ काम करना सीखें। काम डेटाबेस के साथ करेंगे किस तरह से? अगर आप फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो उसके लिए तो ये 100% आपको रिक्वायरमेंट है अगर डेटा एनालिसिस कर रहे हो। लेकिन अगर आप डेटा एनालिसिस नहीं कर रहे, अगर आप जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल एआई डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये कह लो कि 50-50% चांसेस हैं। मतलब सीख लो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी सीखा तो आगे की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर कोई डेटा डेटा एनालिसिस कर रहा है उसको तो 100% सीखना पड़ चाहिए ये डेटाबेस। तो इसका हम सेटअप देखेंगे सबसे पहले किस तरह से। मैंने इसका रीज़न बता दिया हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा यहाँ से गेट करना है। तो हमें यहाँ पर डेटा गेट करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं इसका यहाँ पर सबसे पहले सेटअप करूँगा। मेरे पास वैसे इसका ऑलरेडी सेटअप है। तो डाउनलोड के ऊपर आप लोग जाना, माई की वेबसाइट पर आकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेटअप करेंगे। माई की वेबसाइट पर डाउनलोड पर जाना, डाउनलोड पर आके थोड़ा सा स्क्रॉल करके, थोड़ा और स्क्रॉल करना। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे इस जगह पे एक ऑप्शन आएगा माई कम्युनिटी डाउनलोड। माई कम्युनिटी डाउनलोड, इस लिंक के ऊपर आप लोग क्या कर लेना, इसको क्लिक कर लेना। जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास ये बहुत सारे डाउनलोड के ऑप्शन नज़र आएंगे। ये अलग है, ये अलग है, बहुत सारे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल माई के साथ काम कर रहे हो तो आप लोगों को एक कम्युनिटी सर्वर की ज़रूरत है और एक वर्क बेंच की ज़रूरत है। दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है कम्युनिटी सर्वर और एक है वर्क बेंच। और अगर आप इसी माई को पावर बीआई के साथ यूज़ कर रहे हो तो साथ में फिर आपको कनेक्टर/नेट की ज़रूरत भी है। अगर ये पावर बीआई के साथ हम लोग यूज़ करते हैं तो ये डेटा एनालिसिस वालों के लिए, तो हमें फिर 3 चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेगी। बहरहाल अभी हम पावर बीआई के साथ तो फिर काम नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक है कम्युनिटी सर्वर, दूसरा है वर्क बेंच। ये 2 चीज़ें। अब कम्युनिटी सर्वर और वर्क बेंच क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आगे होगा सही है। कम्युनिटी सर्वर पे आप लोग जाना, जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड का बटन का। तो इस पर डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड होगा नहीं, इसके लिए आपको यहाँ पर नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना होगा। कि मतलब मैं जो है अपने अकाउंट को साइन अप या लॉगिन नहीं करना चाह रहा,
मैं बस इसको डायरेक्टली डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी सेटअप है। मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास कम्युनिटी सर्वर का ऑलरेडी सेटअप है। तो ये देखो, बट मेरे पास भी जो MySQL कम्युनिटी सर्वर का सेटअप है वो भी पुराना है, 8.4 वर्जन है। लेकिन जो मैंने यहाँ से डाउनलोड करा है इसका वर्जन 9.7 है, LTS वर्जन है। इससे पहले मेरे पास ये वाला वर्जन था 8.4.9। बात समझ आ गई? तो मैं भी खैर उसको अनइंस्टॉल कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है। तो इसको पुराने वाले को अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेटेस्ट वाला यूज़ कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे पास है एक MySQL वर्कबेंच। ठीक है, अभी कम्युनिटी सर्वर करेगा क्या और वर्कबेंच क्या करेगी, दोनों में मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगा। थोड़ा बैक आते हैं। अभी मैंने कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करा। दूसरा हमारे पास है एक वर्कबेंच। वर्कबेंच के अंदर भी आपने सेम वैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करा और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद नो थिंग्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये भी आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है, तो आप लोग इसको नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर देना। मैं कम्युनिटी सर्वर का सेटअप भी हाथों हाथ कर लूँगा क्योंकि मुझे नया इंस्टॉल करना है। अब दोनों में फ़र्क बताता हूँ। फ़र्क क्या दोनों में फ़र्क ये MySQL जो ये कम्युनिटी सर्वर है, MySQL कम्युनिटी सर्वर की बात कर रहा हूँ, वर्कबेंच की नहीं। कम्युनिटी सर्वर का काम ये है कि MySQL को 24 घंटे जैसे आप PC ऑन करोगे वो आपके सिस्टम में बिहाइंड द सीन स्टार्ट कर देगा। मतलब जैसे कि आप लोग पाइथन चलाने के लिए पाइथन इंस्टॉल करते हो, इस तरह से MySQL को चलाने के लिए MySQL कम्युनिटी सर्वर का यूज़ करोगे। मतलब एक तरह से MySQL को सेटअप कर रहे हैं PC में, जैसे कि पाइथन को करते हैं। दूसरा वर्कबेंच क्या होता है, वर्कबेंच इस तरह से होता है जैसे कि आप लोग VS कोड यूज़ करते हो कोडिंग करने के लिए, वर्कबेंच इसका VS कोड की तरह काम करेगा। हम VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सेटअप ज़्यादा करना पड़ेगा, अदर सेटअप करना पड़ेगा। तो इसलिए वर्कबेंच मोस्ट ऑफ द केसेस यूज़ होता है, तो वर्कबेंच का हम सेटअप कर लेंगे। वर्कबेंच का सेटअप करने का तरीका वही है, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना, तो सारा सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे MySQL कम्युनिटी पे मैंने क्लिक करा। पहले एक मिनट इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर मैं देखूँगा कि मेरे पास वो अनइंस्टॉल हो जाना चाहिए। कैंसिल, अनइंस्टॉल इसका, ठीक है, मेरे पास वो अनइंस्टॉल हो गया। और अब मैं नया वाला अपने पास इंस्टॉल कर लूँगा। इधर जाते हैं डाउनलोड के अंदर, इसको इससे डाउनलोड से हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेटअप है वर्कबेंच। बट डायरेक्टली मैं इसका सेटअप कर रहा हूँ कम्युनिटी सर्वर का। इसके लिए मैं नेक्स्ट करूँगा, एक्सेप्ट करा, नेक्स्ट, टिपिकल पे क्लिक करना और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। जब ये आपके पास सेटअप हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर ये आप लोगों से सेटअप करते टाइम पे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो ये मैं पहले इसको फिनिश कर रहा हूँ और अब मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो अभी हो सकता है खुद ही ओपन करके दे मुझे ये आ गया। ठीक है, खुद ही ओपन करके देगा ये आपको। अगर ये बाज़ औक़ात नहीं भी आता तो यहाँ पर आके MySQL कॉन्फ़िगर को सर्च कर लेना, MySQL कॉन्फ़िगरेटर। ठीक है, इसको आप सर्च कर लेना, तब भी आ जाएगा। नेक्स्ट करना, फिर नेक्स्ट करना, इसमें कुछ नहीं चेंजेस करनी है, फिर नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा, इधर आपसे पासवर्ड मांगेगा और ये पासवर्ड आपने याद रखना है। अगर ये पासवर्ड भूल गए कभी भी रीसेट नहीं कर सकते, इसको हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा टफ है। या तो फिर आपको वापस अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसमें फॉरगेट वगैरह का ऑप्शन नहीं होता। तो पासवर्ड आसान दे देना, या तो फिर उसको अगर हार्ड भी है तो लिख के रख लेना। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पर इधर ही पासवर्ड दे देता हूँ। गौर से देख रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया, इसको नेक्स्ट करा, फिर नेक्स्ट करा और फिर यस पे क्लिक कर दिया। हाँ हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, मुझे नज़र आ रहा था वो। नेक्स्ट ने करते रहे ना, और थोड़ा सा अगर बेक जाओगे तो यहाँ पर मैंने 2 जगह पर टिक लगाने का ऑप्शन आपके पास आता है। लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं लगाना चाहो तो कोई मसला फिर भी नहीं आएगा। ठीक है ना, बस ये बेसिकली आपके पास डेटाबेस होते हैं। दोनों डेटाबेस में आपको भी दिखाऊंगा कहाँ पे बनकर आ रहे होंगे। फिर इसको नेक्स्ट करा और इधर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन अपनी देगा, तो परेशान मत होना। यहाँ पर एग्जीक्यूट का बटन आ रहा है, एग्जीक्यूट करोगे तो ये सारे एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसको नेक्स्ट पर क्लिक करके ये आपके पास सेटअप हो जाएगा। जैसे पाइथन का सेटअप करते हैं इस तरह से MySQL का सेटअप हो जाएगा।
फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन था वर्क बेंच का, तो उसको अपने पास नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा वर्क बेंच का, ये वाला। ठीक है, तो पहले मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। नेक्स्ट करा, फिनिश कर दिया, तो ये मेरे पास सेटअप हो गया। इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है, हाँ ये ज़रूरी है, सिस्टम पे लोड रहेगा। ठीक है, अब इधर आके जो है हम क्या करेंगे, वर्क बेंच को फाइंड करेंगे और इधर आके इसको ओपन किया। आप लोग इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। और ये VS कोड की तरह हमारे पास काम करेगा। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ खाली आएगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर ना। मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटाबेसेस बने हुए आ रहे हैं, आपके पास सिर्फ ये बना हुआ आएगा, ये भी नहीं होगा। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ इसे, ये डिलीट कनेक्शन कर दिया, और हो सकता था मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, इसमें मसला नहीं है। वैसे आपके बाय डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ आ रहा होगा। अब अगर आपको नया कनेक्शन बनाना है, ये फर्स्ट टाइम खुलते ही साथ ही ऐसा नज़र आएगा, तो आपके प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपसे कनेक्शन का नाम पूछेगा। मान लो कि मैं अपने कनेक्शन का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्जोन का नाम लिख देता हूँ, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पर आपसे पूछेगा पासवर्ड के बारे में, स्टोर इन वॉलेट। इसके अंदर फ़ायदा ये है, जो हमने पासवर्ड वहाँ पर दिया था वो पासवर्ड अब यहाँ पर आपसे मांगेगा। जैसे मैंने ये पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दिया और इसको ओके करा और टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू एनीवे, ओके, वालेकुम सलाम, ये बनकर आ गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह का ओपन होगा। समझ आ गई बात? ये सारा हटा देता हूँ। फर्स्ट टाइम में आपके पास जब ये ओपन होगा तो ये कुछ इस तरह का UI होगा इसका, बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह का, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो आपके पास इस जगह पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्कीमा का, तो इस स्कीमा के ऑप्शन पे चल जाना। स्कीमा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो गए बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग फर्स्ट टाइम में, तो आप स्कीमा के ऑप्शन पे चल जाना। तो यहाँ पर जो हमने 2 टिक लगाए थे ना वहाँ पे शकीला और वर्ल्ड के ऊपर, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए। ये हमारे डेटाबेस होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसको डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर देना, मसला नहीं है। बहरहाल मैं अब यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस बनाऊँगा और इसकी कमांड, इसकी क्यूरीज़ होती हैं। हम यहाँ पर जो मैं आप लोगों से SQL की बात कर रहा था, ये SQL हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो आपको जैसे कि पाइथन के साथ काम करने के लिए पाइथन की कोडिंग करनी पड़ती है, यहाँ पर SQL के साथ काम करने के लिए इसकी क्यूरी लिखनी पड़ेगी। इसको आप अपनी ज़बान में कोडिंग कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसको क्यूरी बोलते हैं। तो क्यूरी हमें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, और हर एक क्यूरी का क्या मतलब है वो मैं आपको बताते रहूँगा, यहाँ पर टाइप करते रहूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें जहन में रहे। अच्छा, सबसे पहले एक क्यूरी है इसके अंदर, शो डेटाबेसिस। हाँ, अब यहाँ पर एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि कैपिटल लिखो, बट ये केस सेंसिटिव होता है, इसमें स्मॉल भी लिखोगे तब भी वर्क करेगा। अंडरस्टैंड? सेमी कोलन लगाना ज़रूरी अभी के लिए नहीं है, लेकिन ये कि अभी आगे ज़रूरत पड़ सकती है। अभी चलाऊंगा चल जाएगा, और स्मॉल के अंदर भी लिखूंगा तब भी वर्क करेगा ये। शो डेटाबेसिस, अभी अगर जैसे मैं इसको रन करूंगा ये अभी भी वर्क करेगा, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर कैपिटल में लिखना चाहिए। ये अच्छी प्रैक्टिस है और रियल में यूज़ इसी तरह से होगा, कैपिटल के अंदर। और सेमीकोलन लगाने का मतलब है कि ये लाइन हमारी यहाँ पर एंड हो जाती है। इसका सेमीकोलन का फ़ायदा ये है कि जब मैं अगर आगे नई क्यूरी चलाऊँगा तो वो ये पहले वाली भी चल जाएगी, क्योंकि वो समझेगा वो इसी लाइन का हिस्सा है। अगर मैं यहाँ पे कोई नई क्यूरी रन करूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि शो टेबल्स, तो वो समझेगा कि ये शो डेटाबेस शो टेबल का हिस्सा है। तो सेमीकोलन लगाने से ये होगा कि उसको पता चल जाएगा कि वो लाइन अलग है और ये लाइन अब अलग है। तो सेमीकोलन लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। बाकी स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनसेंसिटिव होता है, एक होता है सेंसिटिव, ये इनसेंसिटिव है, इसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा, शो डेटाबेस ने क्या कमांड, शो डेटाबेस का फ़ायदा क्या है कि हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम पे काम करोगे तो कितने डेटाबेस क्रिएट हैं हमारे पास। इसको रन करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट वाली कमांड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास रन करके दे देगा। इसका शॉर्टकट ये है कि कंट्रोल एंटर कर देना, या तो ये वाली कमांड को रन कर देना या तो कंट्रोल एंटर पे क्लिक कर देना, तो दोनों तरीके से रन हो जाएगा। और अगर आपके पास ये सक्सेसफुली हो जाता है तो ये आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाएगा, अदरवाइज इस जगह पे आपको एरर शो करेगा।
अब इधर जो है हमारे पास ये अपना आउटपुट लेकर आ रहा है, जैसे कि वीएस कोड में हम टर्मिनल रन करके पाइथन का आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर जो ये आउटपुट इसका इस जगह पर आएगा, इसको बोलते हैं रिजल्ट ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि साइड बार हटाना चाह रहे हो साइड बार हटा देना। ये नीचे साइड जो हमारे पास ये जो एरर जो हमें दिखा रहा है और एक्शन आउटपुट वाले जो ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे हमें दिखा रहा है कि सक्सेसफुली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो, हटाना चाहो हटा देना, लगाना चाहो वापसी लगा देना, साइड बार भी लगा सकते हो। अच्छा खैर मैं इसको अभी लगा के रख रहा हूँ। ये हमारे पास ये जो वर्क बेंच है इसको बोलते हैं GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ये अक्सर देखा होगा GUI। इसका फ़ायदा ये है, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रियल में इसका बहुत कम यूज़ केस होगा, 10 या 20% यूज़ केस होगा, वो भी डेटा सिर्फ देखने के लिए। क्योंकि रियल में हमारे पास सिर्फ इस क्यूरी की ज़रूरत होती है, इस वर्क बेंच की नहीं। रियल में हमारे पास सिर्फ इस क्यूरी की ज़रूरत है, इस वर्क बेंच की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ अभी हम लोग काम कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर वर्क बेंच का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप ऐसा समझ लो कि आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया और नेट के ऊपर वो अपलोड कर दिया, तो वो कोडिंग यूज़र के लिए किसी काम की नहीं है, फिर ना आपके लिए VS कोड किसी काम का है, क्योंकि आपने तो बना के अपलोड कर दिया। तो इस तरह से वर्क बेंच भी होगा कि अभी सिर्फ हम इसको सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको रियल में कहीं यूज़ करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ क्यूरी वहाँ पर काम चाहिए होगा। जैसे VS कोड में काम करते हुए वहाँ पर इसकी सिर्फ क्यूरी की ज़रूरत होगी, इस वर्क बेंच की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सेटअप डिफरेंट करना पड़ेगा, कर सकते हैं लेकिन उसमें, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीका है, इसमें आप काम करो। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने क्यूरी चलाई है इसका मतलब है कि आप यहाँ पर देखना चाह रहे हो कि आपके पास डेटाबेस कितने क्रिएट हैं अभी इस वक्त। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कुछ ऑप्शन आ गए, जैसे कि ये जो साइड में नज़र आ रहे हैं ना, ये 3 डेटाबेस भी यहाँ पर आ रहे हैं, वर्ल्ड और ये इस तरह से SYS करके आ रहा है और शकीला। बाकी ये 3 ये बाय डिफॉल्ट इनके खुद के होते हैं, तो इसके अंदर सेटिंग होती है, इन लोगों की चेंज करना नहीं है ना, इसको आपने डिलीट करना है, इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी कमांड है, आपको सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो अभी तो फर्स्ट टाइम पे आए हो और ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट बने हुए आ रहे थे, पहले से ही आ रहे थे, ठीक है। अब आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हो और आपके पास कोई डेटाबेस अभी नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का आप एक नाम दोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दूंगा यूज़र या यूज़र्स या स्टूडेंट, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अब इसको स्मॉल में लिखने का मतलब ये है कि ये हमारे पास हमारा एक वर्ड है ये, और ये इसमें यहाँ पे कैपिटल में लिखने का मतलब ये है कि ये इसमें पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये हमारी क्यूरी है और हम ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो ये स्मॉल में लिख देना, बाकी ये आप कैपिटल में लिख देना। और जिस तरह से पाइथन में क्या होता है कि आप जब कोड को रन करते हो ना तो सारी लाइन एग्जीक्यूट होती है, यानी कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप जिस लाइन पे आपका कर्सर है सिर्फ वही लाइन एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं रन करूँगा तो शो डेटाबेस वाली कमांड नहीं चलेगी, ये सिर्फ क्रिएट डेटाबेस वाली कमांड चलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास ग्रीन कलर का टिक आ गया, क्या बोला, क्रिएट डेटाबेस सक्सेसफुली चल गया है। तो अब सिर्फ ये वाली कमांड चलेगी, जैसे कंट्रोल एंटर करा तो ये कमांड चलेगी। अब वो हमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं अगेन एक यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो रेड कलर का एरर आ गया। और क्रिएट डेटाबेस टाइम पर एरर इस बात पे आया है कि कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डेटाबेस एग्जिस्ट, कि ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं सेम नाम का वापसी से नहीं बना सकता। तो ये आप क्यूरी पुरानी वाली हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, नहीं हटाना चाहो तो भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस लाइन पर आप रन करोगे ये सिर्फ उसी लाइन को रन करेगा। अगर आप चाह रहे हो सारी लाइनें वापसी से अगेन रन हो जाएँ तो फिर आपके पास ये दूसरा ऑप्शन भी आता है। हम इससे पहले ये वाला जो है ना, ये साइन हम चला रहे थे, इसके ऊपर जब क्लिक करे थे इसका मतलब था कि सारी क्यूरी को रन करना है, ये एग्जीक्यूट ऑल क्यूरीज, ठीक है ना। ये सारी लाइन को, लाइन नंबर 1 को भी रन करेगा, 2 को भी रन करेगा, 3 होगी, 4 होगी, सबको रन करेगा। ये वाली लाइन के चलाने का मतलब ये इन लोगों ने कर्सर भी बनाया हुआ है इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जिस लाइन पर हम होंगे, जिस लाइन पर हमारा कर्सर होगा वही लाइन चलेगी। अब जैसे यहाँ पर मैं शो डेटाबेस करूँगा ना तो देखना इधर ग्रिड बनकर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी जो क्यूरी चली है वो शो डेटाबेस वाली चली है, यहाँ पर शो भी कर रहा है। लेकिन अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ और ये वाली को रन करूँगा तो इसका मतलब वो क्रिएट डेटाबेस वाली क्यूरी चली है। और अगर मैं यहाँ पर ऑल पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो 2 क्यूरी एक साथ चलिए, डेटाबेस वाली भी चलिए और ये वाली भी चलिए। अब तो एक तो शो डेटाबेस तो करेगा, लेकिन सेकंड वाला क्रिएट नहीं हो सकता ना, वो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, क्योंकि अब हम बना चुके हैं। तो अब जब मैंने इसको शो डेटाबेस करा तो आप देख सकते हो कि इस यहाँ पर मेरा स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनकर आ गया है,
क्योंकि मैं डेटाबेस क्रिएट कर चुका हूँ। अब डेटाबेस के अंदर, अब डेटाबेस आपके पास वैसे रियल में दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसक्यूएल डेटाबेस और एक होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। हीरो फ़र्क बता दो जल्दी से एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में, जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, शाबाश, वरना तो इनकी बारी है, ये भी पढ़ चुके हैं। हाँ तो आप बता दो, पानी नहीं है, डिस्पेंसर नहीं है, बैठ जा। हाँ बता दे भाई, एसक्यूएल नो एसक्यूएल में, एसक्यूएल नो एसक्यूएल में फ़र्क क्या है? आप लोगों ने काम करा हुआ भाई। दो तरह के डेटाबेस होते हैं हमारे पास। अब आपके पास क्लाइंट के पास से या आप खुद अगर काम कर रहे हो तो डेटाबेस से जब डेटा को गेट करने की ज़रूरत होगी तो आपके पास डेटाबेस कोई भी वहाँ पे हो सकता है। वो पोस्टग्रेस भी हो सकता है, मैंने ऊपर नाम लिखे हैं, पोस्टग्रेस भी हो सकता है, वो एसक्यूएल सर्वर भी हो सकता है, ओरेकल भी हो सकता है, माई एसक्यूएल भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस होते हैं, वो भी हो सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सारे जो मैंने डेटाबेस के नाम लिखे हैं सारे एसक्यूएल डेटाबेस हैं। इन सारे डेटाबेस को रन करने के लिए आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। लेकिन हमारे पास कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जो नो एसक्यूएल होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने एक पॉपुलर डेटाबेस का नाम सुना होगा, मोंगोडीबी का। ये हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है। इसके अलावा कसेंड्रा हमारे पास जो है एक डेटाबेस है, रेडिस हमारे पास एक डेटाबेस है, और पॉपुलर इसके अलावा हमारे पास एज्योर भी है, AWS3 भी है, ठीक है। तो मल्टीपल हमारे पास डेटाबेसेस हैं, बट ये सारे नो एसक्यूएल हैं। अब इनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, उसमें भी फ़र्क आ जाता है। और अच्छा, काम दोनों का सेम वही है, डेटा स्टोर करना, लेकिन जो डेटा स्टोर होता है उसका फ़र्क होता है। अब हमारे पास जो एसक्यूएल डेटाबेस होगा ना, उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो जेसन फॉर्मेट में, वो जो एसक्यूएल डेटाबेस होगा उसमें टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा। टेबल में किस तरह से, रो और कॉलम के अंदर रोज बनी हुई होंगी और कॉलम बने हुए होंगे, ये हमारे पास एसक्यूएल का, ये एसक्यूएल में इस तरह का होगा। लेकिन जो हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस होगा वो हमारे पास हमेशा जेसन फॉर्मेट में होगा। इसमें डेटा पाइथन की डिक्शनरी की तरह स्टोर होता है, जैसे कि कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये मैंने लिखा नेम, तो इधर जो है ये आगे कह सकते हो, नो एसक्यूएल कह सकते हो ऐसा, अपने जैसा, अपनी समझ के लिए, अपनी समझ के लिए कह सकते हो ऐसा। तो ये हमारे पास डेटा पाइथन की डिक्शनरी की तरह स्टोर होगा इसके अंदर, कुछ इस तरह का। लेकिन ये नो एसक्यूएल का बता रहा हूँ, जो एसक्यूएल डेटाबेस होगा इसके अंदर टेबल फॉर्मेट में होगा, रो और कॉलम के अंदर। दोनों ही डेटाबेस अपनी जगह पे वैलिड होते हैं, मतलब दोनों का अच्छा काम है। मतलब बहुत ज़्यादा केसेस में ये भी यूज़ हो रहा होता है, माई एसक्यूएल भी यूज़ हो रहा होता है, लेकिन माई एसक्यूएल को यूज़ करने वाली बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना, माई एसक्यूएल यूज़ हो रहा होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसको यूज़ कर रही होती हैं। अगर आप इसके पहले पेज के ऊपर जाओगे तो ये आपको शो भी करेगा, मैं दिखाता हूँ। इसके पहले पेज पर आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, ये सारी बड़ी कंपनी इसको यूज़ कर रही हैं, जिसमें सारी कंपनीज़ के नाम देख सकते हो, सारी कंपनीज़, यहाँ तक कि जो आपका जो यूट्यूब वगैरह जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म है सारे बिहाइंड द सीन ये भी डेटाबेस ये वाला माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास एसक्यूएल डेटा हमें जी हम कैसे माने, काना है क्या, पढ़ तो सही उसकी वेबसाइट पे। इसको आप मारोगे मैं मारूँ, दे इसको गरम मसाले, आवाज़ पीछे गली तक आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके मैंने डेटाबेस बता दिए, इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। बहरहाल हम यहाँ पर जो है एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हैं, माई एसक्यूएल को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस मैंने कर दिया। अब डेटाबेस क्रिएट तो हो गया, डेटाबेस के अंदर हमारा सेकंड काम ये कि टेबल को क्रिएट करना। हमारा सेकंड काम क्या है, टेबल को क्रिएट करना। डेटाबेस तो है, डेटाबेस के अंदर कोई टेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस तो हमारे पास क्रिएट हो गया, डेटाबेस के अंदर हमें टेबल को क्रिएट करना है, और टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम है क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का आप एक नाम दोगे। पहले क्रिएट टेबल, टेबल का आप एक नाम दोगे, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यूज़र करके दे देता हूँ, ये टेबल का नाम दे दिया।
लेकिन टेबल इस तरह से बनेगा नहीं, आपको ये बताना होगा कि टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के नाम क्या क्या होंगे, कॉलम में डेटा किस टाइप का आएगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। मतलब आपको पहले से एक स्ट्रक्चर फिक्स करना होगा कि इस तरह का आगे सिनेरियो होने वाला है। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर आप ये बताओगे कि मेरे पास एक आईडी होगी, एक नेम होगा, एक एज होगी, एक सिटी होगी, एक डेट ऑफ बर्थ होगी। अंडरस्टैंड? ये तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपने सबसे पहले डेटा टाइप बताना ज़रूरी है। इसको आप थोड़ा सा समझने के लिए नीचे भी लिख सकते हो, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। और इसमें टेंशन वाली बात हमें इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब तक सेमीकोलन नहीं लगेगा वो ये समझेगा कि हमारे पास हमारा जो टेबल है वो चल रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास पूरी एक ही लाइन है। वो अब यहाँ पर जैसे सेमीकोलन लगाऊंगा तो आप समझेगा यहाँ पर वो एंड हो गया। अब आपको यहाँ पर जो है ना ये बताना होगा कि आपके टेबल के अंदर आपका जो कॉलम है इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, ये आपको बताना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी डेटा टाइप्स आती हैं। जिस तरह से पाइथन में 8 टाइप्स की डेटा टाइप्स होती हैं, 8-9 होती हैं मेरे ख्याल में। जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, बुलियन हो गया, फ्लोट हो गया, और नन हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी, सेट, ठीक है, फ्रोजन सेट, और अलग अलग तरीके के और इसमें ऑप्शन होते हैं। तो ये हमारे पास कोई 9, 10, 11, 12, 13 जो डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पर जो है 24-25 हैं। यहाँ पे डेटा टाइप ज़्यादा है। हर डेटा टाइप का एक अपना मकसद है, अलग अलग काम है। तो इसकी लिस्ट मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। मैं आप लोगों को इसकी लिस्ट दिखा देता हूँ, और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी हम उसका यूज़ करेंगे। इसको आप लोग डिटेल से पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है इसकी। डेटाबेस, ये हमारे पास सारे डेटाबेस हैं। डेटाबेस के अंदर हमारे पास करेक्टर है, वेरकेर है, ठीक है, इनम है, सेट है, टाइनी इंट है, टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, और टाइनी टेक्स्ट है, टेक्स्ट आ गया, मीडियम टेक्स्ट आ गया, लॉन्ग टेक्स्ट आ गया, बाइनरी हो गया, और वेरकेर हो गया। इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये सारी डेटा टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ तक कि मैंने हर एक डेटा टाइप्स के साथ ये भी बताया हुआ है कि किस टाइप का क्या मतलब है और हम उसको कब यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसका सिनेरियो भी साथ लिखा हुआ है। जैसे कि जो करेक्टर है, इसके अंदर आप जो डेटा स्टोर करोगे, मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, कि जो आप जब करेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करोगे, ठीक है, करेक्टर CHR का जब आप यूज़ करोगे, केयर का, तो इसमें 0 से लेकर 255 तक करेक्टर आप स्टोर कर सकते हो। 0 से लेकर 255 तक करेक्टर स्टोर कर सकते हो। और इसके अंदर आप किसी की लेंथ वगैरह, यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ये रियल यूज़ केस में कहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, जैसे कोई जेंडर आपने स्टोर कराना है या कोई कंट्री कोड आपने स्टोर कराना है, इस तरह से आप इसका यूज़ करोगे। वेयर केयर का रियल में आप लोगों के पास कितने करेक्टर आपको इजाज़त देता है, 0 से लेकर 65,525 तक हमारे पास यहाँ पर करेक्टर स्टोर हो सकते हैं, यानी कि 65,000 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं अगर वेयर केयर लगा सकते हैं। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें जैसे कि आप लोगों को नेम स्टोर कराना है, ईमेल स्टोर करानी है, टाइटल स्टोर कराना है। फिर दूसरा हमारे पास इनम होता है। इनम के अंदर भी हम यहाँ पर 65,000 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि इसका लेकिन फ़ायदा ये होता है इनम का कि आप यहाँ पर पहले से डेटा को फिक्स कर देते हो, या तो यहाँ पर नेम आएगा, या तो यहाँ पर एज आएगी, या तो यहाँ पर सिटी आएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। क्या वो एरर आएगा ना, खुद ही बता देगा कि ये ज़्यादा हो गया। अगर एरर नहीं आया इसका मतलब ऐसा ही है। और अगर आपके माइंड में 65,000 से भी, आपके माइंड में आ रहा है कि 65,000 से भी ज़्यादा मुझे कुछ स्टोर करना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट होता है, ये रहा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे और भी इससे ज़्यादा भी हेवी होते हैं, जिसके अंदर आप बाइनरी में डेटा स्टोर कर सकते हो। तो बाइनरी जब तक आपकी फिल नहीं होगी ना, जब तक आपकी बाइनरी फुल नहीं हो जाती, तो आप डेटा उसमें स्टोर, चाहे 1 लाख करेक्टर आ जाए, चाहे 20 लाख करेक्टर आ जाए, वो आपका नसीब है। जैसे आपकी बाइनरी फुल हो जाएगी तो बाइनरी के हिसाब से ये आ गया। ये सारा बाइनरी डेटा है, जिसके अंदर 255 बाइट्स तक का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं अगर बाइनरी लिखते हैं तो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, हर टाइप का मैंने अलग अलग मतलब आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर चलते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो बेसिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो होगा इंटीजर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है
प्राइमरी की का, बट मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ प्राइमरी क्या क्या होती है। अच्छा, नेम का ऑप्शन है, नेम के अंदर मैं बताऊंगा कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो होगा वेरकेर। इसको वर्चर बोल लो, वेरकेर बोल लो, वैसे वेरिएबल करेक्टर इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। हमारे पास एक है एज, इसके अंदर डेटा स्टोर होगा वो होगा इंटीजर। सिटी होगा, इसके अंदर हमारे पास डेटा वेरकेर होगा। और डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक डेटा टाइप है डेट करके, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पर डेट करके डेटा टाइप है, टाइम करके है, डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प्स है, एयर है, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल डेटा टाइप है, तो मैं यहाँ पर डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ करूँगा डेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ यहाँ पे कर ली है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये जो है एरर किस बात पे दे रहा है, ये तो आएगा जी, हाँ ये तो अलग कॉमा तो आएगा। क्रिएट टेबल यूज़र, हाँ प्राइमरी के नहीं, लेकिन वो बगैर प्राइमरी के भी हो जाता है, वो कॉन्स्टेंट्स में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बगैर उसके भी हो जाता है। बट मैं देख लेता हूँ, इसका तो नहीं है, नहीं इसका नहीं है। जो मसला वो यही है कि वेयर केयर के अंदर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कितने करेक्टर आपको स्टोर करने हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जिसमें नाम स्टोर होगा वो 20 करेक्टर तक का होगा, और सिटी के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो 20 करेक्टर तक का होगा। तो इसके अंदर हमें लिमिट बतानी पड़ेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। और अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पर जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो एक एरर आ रहा है। हाँ, एंड के अंदर जो है आपको बताना होती नहीं है वैसे ना, प्राइमरी की का इशू होगा बेसिकली। यूज बाय डबल क्लिकिंग, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, एरर आपको ये बोल रहा है कि आप जब टेबल क्रिएट कर रहे हो तो बोला आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कौन सा डेटाबेस में जाके क्रिएट करूं। बोला आपके पास तो मल्टीपल डेटाबेस आ रहे हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ना एक और आ जाएगा जो हमने बनाया था स्टूडेंट्स नाम का, ये रहा। बोला आपके पास तो मल्टीपल डेटाबेस है। बोला मुझे कैसे पता चलेगा कि किस डेटाबेस में जाके टेबल को क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपके पास एक कमांड होती है यूज़, और जो भी आपके डेटाबेस का नाम होगा, जैसे कि स्टूडेंट, यूज स्टूडेंट। जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो क्या बोल रहा है, ये हमारे पास यूज डेटाबेस वाली क्यूरी रन हो गई है, सक्सेसफुली रन हो गई। इसका मतलब है कि मैंने डेटाबेस स्टूडेंट वाला सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो ये कमांड भी सक्सेसफुली रन हो गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेबल नाम का मेरे पास एक सेटअप भी बनकर आ गया। अब मैं यहाँ पर ये जानूंगा कि जो टेबल बनकर आया है, हो सकता है ऐसे यहाँ पर 50-60 पहले के बने हुए आ रहे हो। मतलब कि हमने इतना काम कर लिया कि हम आके देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेबल यहाँ पर क्रिएट है इस डेटाबेस के अंदर। कौन सा डेटाबेस में, स्टूडेंट वाले डेटाबेस में। तो इसके लिए आपको कमांड रन करनी है शो टेबल्स। ये आपको ये बताएगा कि आपके पास स्टूडेंट डेटा के अंदर कितने टेबल अवेलेबल्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिखा रहा है, एक टेबल अवेलेबल है जिसका नाम है यूज़र, जो इस वक्त हमने अभी क्रिएट करा है। अब मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो टेबल तो है यूज़र नाम का, लेकिन इस यूज़र नाम के टेबल के अंदर डेटा कितना है, इसमें डेटा कितना स्टोर है, क्या डेटा स्टोर है इसमें, मैं जानना चाह रहा हूँ। इसके लिए हमारे पास एक कमांड आती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और आपने यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है जो भी आपके डेटाबेस का नाम होगा। अब यहाँ पर सिलेक्ट मतलब डेटा उठा के लाना है, फ्रॉम मतलब कहाँ से, स्टार मतलब सारे कॉलम्स, यानी कि जो हमने आईडी बनाई थी, नेम बनाया था, एज बनाई थी, सिटी और डेट ऑफ बर्थ। तो इस स्टार मतलब सारे लेकर आना है, फ्रॉम मतलब कहाँ से लेकर आना है, यूज़र वाले डेटाबेस में से, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, हाँ यूज़र वाले में से हमारे डेटाबेस का नाम स्टूडेंट वाला मत लिख देना, वो डेटाबेस है, हमें टेबल में से लेकर आना है, ठीक है ना। यूज़र वाले टेबल में से डेटा उठा के लेकर आ जाओ। जैसे रन करूँगा तो बोलेगा आईडी नेम एज सिटी है, लेकिन इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं है, वरना तो टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे वो आपको डेटा शो कराता। अब यहाँ पर डेटा क्योंकि इसमें स्टोर नहीं है, तो अब सवाल ये कि डेटा कैसे स्टोर करें। सही है, पहले तो हमने क्या करा, सबसे पहले शो डेटाबेस करा कि डेटाबेस कितने हैं, फिर डेटाबेस क्रिएट करा, फिर डेटाबेस को यूज़ करने की कमांड करी, फिर हमने टेबल क्रिएट करा, फिर टेबल को देखने की कमांड चलाई, फिर हमने यहाँ पर डेटा को देखने की कमांड चलाई, लेकिन डेटा तो इसमें नहीं है। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड आती है इंसर्ट इनटू, और इधर आपको ये बताना होगा कि हमारे यूज़र वाले डेटाबेस में जाओ, इसके अंदर आपको कॉलम्स करके बताना होगा कि मतलब मेरे पास एक आईडी नाम का कॉलम होगा,
एक नेम होगा, एक एज होगा, सिटी और डेट ऑफ बर्थ, ये कॉलम होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताना होगा कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो आखिर क्या होगा। मैंने बोला वैल्यूज़, वैल्यूज़ कि हम जो है वैल्यूज़ जो लिख रहे हैं ये डेटा स्टोर करना है, तो ब्रैकेट लगाया। और आईडी के अंदर मैंने बोला कि आईडी नंबर 1, नेम के अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर टाइप करूँगा जैसे कि नेम, या आप डबल कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अली खान स्टोर कर दिया, एज के अंदर 20 स्टोर कर दिया, सिटी के अंदर मैंने कराची स्टोर कर दिया, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर यहाँ पर मैं डेट स्टोर करूँगा। डेट की जो फॉर्मेट है हमेशा याद रखना, यहाँ पर पहले ईयर होगा, फिर आपके पास मंथ होगा, फिर आपके पास डेट होगी। पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर डेट होगा। हम लोग इसी को उल्टा करते हैं बिल्कुल ही, हम लोग पहले डेट बोलते हैं, फिर मंथ बोलते हैं, फिर ईयर बोलते हैं। तो ये हमारे पास इसमें डेटा स्टोर होगा। इसको थोड़ा सा रीडेबल बनाने के लिए, समझने के लिए, पहले तो साइड बार को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ ताकि चीज़ें नजर आएँ, और आप इसको नीचे रख सकते हो ताकि ये आपको दोनों लाइन का, ये हमारा कोड है कुल मिलाकर ये, और ये हमारा सेमीकोलन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो दोनों लाइनें एक ही है ये। तो हमने बोला ये डेटा में स्टोर करना चाह रहे हैं। जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो देख सकते हो डेटा की कमांड मेरे पास रन हो गई है। और अब मैं अगेन सिलेक्ट वाली कमांड को चलाऊंगा कि भाई इसमें डेटा क्या क्या स्टोर है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारा डेटा स्टोर हो गया। अब इसके पास एक शॉर्ट तरीका और भी आता है, आप इसे शॉर्टकट और भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट करा। आप चाह रहे हो कि ये क्या सारे बार बार अगर ऐसे 100-200 कॉलम होंगे तो क्या 100-200 बार लिखने पड़ेंगे कॉलमों के नाम, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप मत लिखो, ठीक है। लेकिन शर्त ये है, इसकी शर्त ये है कि आपको जो कॉलम की सीक्वेंस है ना, कि जैसे पहले आईडी, फिर नेम, फिर सिटी, फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये डेटा आपने उसी सीक्वेंस में आपने एंटर करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये अली खान को उठा के नंबर 1 की जगह रख दिया तो आईडी में अली खान जाके फिट कर देगा, प्रॉब्लम ये आएगी, और वो भी एरर आ जाएगा क्योंकि अली खान स्ट्रिंग होगा, वो इंटीजर हमने वहाँ पे बताया हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं रन करूँगा इस कमांड को, ये सक्सेसफुली रन हो गई है, ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया है। और अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों हमारे पास सेम नाम की आईडी भी क्रिएट हो गई और सारा डेटा इसके अंदर स्टोर हो गया। इस प्रॉब्लम की वजह से, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सारा सेम नाम की आईडी क्रिएट हो गई है। भाई सेम नाम का नाम तो हो सकता है, ये तो वैलिड है, सेम एज भी हो सकती है, सेम सिटी भी हो सकती है, सेम डेट भी हो सकती है, लेकिन आईडी तो सेम नहीं हो सकती ना, ठीक है, आईडी तो सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपके पास इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये बहुत सारे इशू हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास, आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। आप बोल रहे हो कि इसमें वही डेटा स्टोर होगा जिसकी एज जो है 25 से बड़ी हो या 18 से बड़ी हो, या आप बोल रहे हो कि इसमें वही डेटा स्टोर होगा जो सिर्फ कराची वाला हो, लाहौर वाले को इजाज़त नहीं है, या आप इसमें बोल सकते हो कि आज की डेट का डेटा स्टोर नहीं होगा, अगली वाले का ही होगा, इससे पहले का नहीं हो सकता। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। आपकी रिस्ट्रिक्शंस ये भी हो सकती है कि अगर वो नाम नहीं देता तो क्या होना चाहिए, अगर वो एज नहीं देता तो क्या होना चाहिए, क्या वो एज को खाली छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है कॉन्स्टेंट्स का, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास 6 तरीके के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले एक होता है यूनिक, एक होता है आपके पास प्राइमरी की, एक होता है आपके पास फॉरेन की, एक होता है आपके पास चेक, एक है डिफॉल्ट, और एक है आपके पास नल, इज नल होता है, और एक होता है नॉट नल। मतलब एक होता है नल और एक होता है नॉट नल। ये 7 हमारे पास कुछ इसके कॉन्स्टेंट्स हैं। अब एक एक करके सारे कॉन्स्टेंट्स को देखते हैं कि इसका यूज़ करेंगे कैसे, कैसे अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये मैंने अभी तक आपको जो क्यूरीज बताई हैं, बस इसको जहन में रखना है। बाकी ये काम हमेशा ये सेम ऐसे ही रहेगा। क्यूरीज आपकी बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, 2-2 लाइनों 3-3 लाइनों की भी हो सकती हैं। अगर आप जब आगे जाके इसके अंदर ज्वाइंस पढ़ोगे तो ज्वाइंस के अंदर वो 4-4 लाइनों की भी क्यूरीज हो सकती हैं।
तो क्यूरी भी ज़्यादा आपकी बड़ी भी हो सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको उससे पहले मैं आपको बल्कि मल्टीपल डेटा भी ऐड करके दिखाऊंगा कि इसमें मल्टीपल अगर डेटा एक साथ ऐड करना है भी तो एक एक करके यूज़र स्टोर हो रहा है। अगर आप मल्टीपल एक साथ करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले कॉन्स्टेंट्स लगाना सिखाता हूँ। अब मैं एक नया टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जो पुराना है वो तो है, लेकिन मैं एक नया टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर वापसी से कमांड रन करूँगा। मैं चाहूँ तो ऊपर वाला भी ये वाली क्यूरी रन कर सकता हूँ, क्रिएट टेबल वाली जो ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाएगा। कॉपी करा और अगेन मैं यहाँ पर ये वाला कोड कर देता हूँ, पेस्ट। अब के जो मेरे पास जो डेटा होगा, इस डेटा का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं कर दूंगा एसटीडी, ठीक है, एसटीडी। एसटीडी मतलब स्टूडेंट का मैं यहाँ पे डेटा स्टोर करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर अच्छा एक मिनट, जब मैंने यूज़र लगाया तब एरर नहीं आ रहा था, एसटीडी लगाते एरर क्यों आ गया? सोचने वाली बात है ये। अब नहीं आ रहा। एसटीडी इसमें हो सकता है पहले से कोई कीवर्ड हो, तो चलो ठीक है एसटीडीएस कर देते हैं, या मैं इसको स्टूडेंट्स कर देता हूँ, स्टूडेंट। मेरा डेटाबेस का जो नाम है वो स्टूडेंट है, मैं यहाँ पर इसको स्टूडेंट्स कर देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ कि मल्टीपल इसके अंदर रिकॉर्ड्स रखे हुए स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर। अब मैं यहाँ पर जो है मैं बोल रहा हूँ कि आईडी होगी, लेकिन ये एक प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की। और प्राइमरी की का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी आईडी स्टोर होगी वो सारी नंबर तो होगी, लेकिन सारी यूनिक होनी चाहिए, सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए। और प्राइमरी की का इसी जगह पे एक दूसरा मतलब भी निकलता है कि आपको देना ज़रूरी है, किसी भी सूरत में आपको मस्ट देना है, तो ये इसका दूसरा मतलब भी है। अब ये बात बताने का मतलब ये है कि आप बोलोगे कि प्राइमरी की का अगर यूनिक का मतलब है तो फिर यूनिक का क्या मतलब है? अगर प्राइमरी की का मतलब भी यही है यूनिक वाला, तो फिर यूनिक का क्या मतलब है? तो फिर जल्दी फ़र्क बता दो। हमारे पास प्राइमरी की के अंदर और यूनिक के अंदर फ़र्क यही है कि आप यूनिक भी इस जगह पर लिख सकते थे और वो आपको बिल्कुल अलाउ करेगा, आप लिख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन भी है यूनिक का, यूनिक। लेकिन यूनिक का मतलब ये है कि आप इसमें खाली भी दे सकते हो। यूनिक मतलब देना है तो डेटा तो दो, लेकिन वो सारा फिर यूनिक होना चाहिए, नहीं देना तो मत दो। ये प्राइमरी की आपसे ज़बरदस्ती बोलेगा कि देना है किसी भी सूरत में, लेकिन यूनिक होना चाहिए। और ये हमेशा आईडी के अंदर दिया जाता है, ये हर जगह नहीं दिया जाता, हमेशा आईडी में दिया जाएगा। तो अगर हमेशा आप कहीं और जगह देना चाह रहे हो तो वो यूनिक का यूज़ करोगे, फिर वहाँ पे आप बोलोगे तो खाली भी जा सकता है, तो वहाँ पे मजीद कंडीशन हम पढ़ेंगे तो उस पर कर सकते हैं हैंडल उसको। प्राइमरी की लगाना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब हम फॉरेन की के साथ काम करेंगे, अभी हम फॉरेन की का यहाँ पे ऑप्शन दिखाया, हम इसको अभी पढ़ेंगे नहीं। जब हम मल्टीपल टेबल के साथ काम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ज्वाइंस के साथ कैसे काम करेगा। तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट भी यही होगी कि प्राइमरी की होनी चाहिए आपकी आईडी, वहाँ पे यूनिक के साथ काम नहीं करेगा ये। अच्छा बहरहाल ये जो नाम आ रहा है, मैंने बोला भाई 20 कैरेक्टर आएंगे नाम के अंदर। दूसरी बात ये है कि नाम को नॉट नल, या आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, नॉट नल, ये खाली नहीं हो सकता। खाली दोगे एरर आएगा, ठीक है। इंटीजर के अंदर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, ये आ गया चेक वाला कॉन्स्टेंट्स के। इसके अंदर मैंने बोला कि जो मेरी एज होगी ये ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 से, ये शर्त है। आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हो, ये चेक भी लगा दिया। तो अभी तक हमने दो ये भी पढ़ा दिया, नॉट नल, प्राइमरी की समझ आ गया, चेक समझ में आ गया। और यहाँ पर अब रह गया सिटी। सिटी के अंदर मैं डिफ़ॉल्ट बोल सकता हूँ कि ये नल हो सकता है, ये नल हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हो। अगर आप डिफ़ॉल्ट लगा दो, नल लगाने का फ़ायदा तो है नहीं, और डिफ़ॉल्ट में वैसे फिल कर देगा, तो नल तो किसी सूरत बचेगा ही नहीं वो। तो मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट लगा के पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट और इक्वल टू लगाकर आप बोल दो कि अगर कोई यूज़र डेटा नहीं देता तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप लाहौर फिट कर देना, लाहौर। इसमें क्या आई थिंक इस तरह से ही होगा, हाँ ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे डिफ़ॉल्ट लाहौर होगा। लेकिन आप नल लगाना चाहो तो उसका फ़ायदा तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट के अंदर तो लाहौर वैसे फिट कर देगा, तो कभी नल हो ही नहीं सकता वो। हाँ डेट के अंदर हम बोल देंगे कि ये नल हो सकता है, ठीक है। डेट देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी आप डेट दोगे वो सारी यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारे कवर कर लिए कि नल हो सकता है, लेकिन जो डेट आप दोगे वो सारी यूनिक होनी चाहिए। लेकिन यूनिक आपको नल अलाउ करता है, और नल नहीं भी लगाओगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल ही होता है। आप नहीं लगाओ लगाओ कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं उसके लिए।
तो ये मैंने सारे कॉन्स्टेंट्स लगा दिए और अब नया टेबल क्रिएट हो जाएगा किस नाम का, स्टूडेंट्स नाम का, और हमें फिर इस रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होगा। अगर हम इस किसी भी एक चीज़ को मिसिंग करेंगे तो एरर आएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये सक्सेसफुली क्रिएट तो हो गया, और अब मैं एक कमांड क्रिएट करूँगा और मैं आपको बगैर कैपिटल के अंदर भी चला के दिखाता हूँ। शो टेबल्स, ये काम अभी भी करेगा। शो टेबल्स, तो देख सकते हो मेरे पास स्टूडेंट्स नाम का ये डेटा क्रिएट हो गया। और अब मैं यहाँ पर बोलूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास इसमें बिल्कुल खाली है, कोई अभी एरर नहीं है। और मैं डेटा को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो ये ऊपर वाली लाइन के अंदर जाऊँगा, इस वाली लाइन को पूरा कॉपी करा और इधर आके इसको मैंने पेस्ट करा। यहाँ पर अब के मैं आईडी को हटा दूंगा क्योंकि आईडी, अच्छा एक चीज़ मैंने गलती कर दी कि इसमें ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा सकता था, वो एक एक करके ऑटो इंक्रीमेंट कर देता, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती, खैर लगा देते हैं। अब मैंने एक आईडी ली है, नेम लिया, सारी चीज़ें वही हैं। मैं अगेन इसमें डेटा एंटर करूँगा और पहले तो मैं सही डेटा एंटर कर रहा हूँ, ठीक है ना। रन करा तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे पास आईडी भी यूनिक है, अली खान नाम भी है, 18 से बड़ा भी है, कराची भी है और डेट भी यूनिक है। और अगर मैं सारे डेटा को उठा के लाऊंगा तो यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स वाले में ऐड करना था, स्टूडेंट्स। रन करा तो इंसर्ट हो गया, रन करा तो ये मेरे पास डेटा आ गया। और अब जब मैं इसके अंदर इसकी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने की कोशिश करूँगा, अगेन मैं वापस से इंसर्ट करूँगा तो ये एरर आ जाएगा। और एरर में क्या बोल रहा है, पहला एरर उसको दिखा प्राइमरी की का, मतलब आपकी जो प्राइमरी की है बोला आप यूनिक होनी चाहिए, तो मैं इसको 2 लगा दूंगा। अब एंटर करूँगा, फिर यहाँ पर हमारे पास फिर एरर आएगा। और अब के एरर बोला है कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपने यहाँ पे लॉजिक लगाई थी, बोला डेट ऑफ बर्थ DOB, कि आपने हमसे बोला था कि ये डुप्लीकेट एंट्री हो रही है, बोला आपने तो बोला था कि यूनिक होगा, ठीक है। चलो इसको यूनिक कर दिया हमने, यहाँ पर 13 तारीख दे दी है। लेकिन अब मैं इसकी एक रिस्ट्रिक्शन तोड़ रहा हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर इसको 14 लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है चेक कॉन्स्टेंट अपना चेक करो, यहाँ पर जो है ना ये वॉयलेट हो रहा है, ठीक है ना, नंबर वॉयलेट हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एज का इशू है, तो मैं इसमें 19 एंटर कर देता हूँ। तो अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो सक्सेसफुली ऐड हो गया। अगर यहाँ पे जाके चेक करूँगा तो यहाँ पर यूनिक डेट आ गई है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिटी बचा है जिसको चेक करना बाकी है तो मैं सिटी को नहीं बताता, ठीक है। और मैंने बताया ना उसको खाली छोड़ सकते हैं सिटी को। अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, 3 नंबर आईडी देता हूँ, डेट को चेंज कर देता हूँ 14, तो ये हमारे पास ये भी ऐड हो जाएगा। और रन करा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लाहौर फिक्स कर देगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमने उसमें लाहौर बताया हुआ है। अंडरस्टैंड। तो बस अभी बैठ के सारा अपने काम